नाइस टू मीट यू। जसप्रीत हाथ मिला के वहां ते चला गया। अभिनव उसे जाते देख ही रहा था कि उसे पीछे से एक प्रोफेशनल पर मीठी सी आवाज सुनाई दी। सर, क्या अब हम मैनेजर के कैबिन में चलें? अभिनव ने पलट के देखा तो पीछे एक छोटे कद की जवान छोरी पैंट शर्ट पहने खड़ी थी। उसके आईडी कार्ड पे नाम लतिका लिखा था। हाँ, चलो। लतिका ने फॉलो करते हुए अभिनव अपने कैबिन की ओर चल दिया। वहीं सारे एम्प्लॉइज अपनी अपनी डेस्क पे वापस बैठ गए। नए मैनेजर के आने से सबके चेहरे पे थोड़ी चमक थी, सिवाय कुछ लोगन के। अपने कैबिन में पहुंचते ही अभिनव ने देखा कि वो काफी छोटा सा था और उसमें आधी जगह तो उसकी डेस्क नहीं ले रखी थी। अपनी चेयर पे बैठते ही उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पे नाम अलेना का था। ठीक से लतिका, अब तू भी जा सकती से। थैंक यू। लतिका के जाते ही अभिनव ने फोन उठा लिया। हेलो नंदिता। कॉल की दूसरी साइड अलेना हंस पड़ी। तुम्हारे मुंह से अपना पुराना नाम सुन के मुझे पता ना क्यों काफी अच्छा फील हो वैसे। एनीवेज, आज शाम फ्री से कुछ डिस्कस करना था। अभिनव ने एक पल के लिए अजीब सा महसूस करा कि आखिर अलाइना उसने के डिस्कस करना चाहे से। हाँ, मैं फ्री हूं, पर के डिस्कस करना से कुछ बहुत स्पेशल। मैं तेने एड्रेस और टाइम सेंड कर दूंगी। बाय। इससे पहले कि अभिनव कुछ और कह पाता, अलाइना ने फोन काट दिया। कुछ ही देर में कई सारी फाइल्स का बंडल लेके एक एम्प्लॉय अभिनव के केबिन में आया। सर, ये कंपनी की सारी रिपोर्ट्स, कुछ मिसिंग लगे तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा। चलता सो। अभिनव ने सिर हिलाया और उन फाइल्स ने एक एक करके देखना शुरू कर दिया। घंटों बीत जाने के बाद उसने महसूस करा कि ना सिर्फ कंपनी लॉस में थी, बल्कि नंबर्स में भी काफी घपलेबाजी थी। अभिनव ने डेस्क पे रखे टेलीफोन ते सीधा अकाउंटेंट ने लाइन पे लिया। मेरे कैबिन में आ जा इमीडिएटली। कुछ ही मिनट में अभिनव के कैबिन का दरवाजा खटका और एक छोरी अंदर आ गई। हेलो सर, माई सेल्फ मायरा। एक छोरी मुस्कुराते हुए बोली। तू अकाउंट ते से? अभिनव ने पूछा। नहीं सर, मैं एचआर ते हूं, आपसे कुछ डिस्कस करना था। इसी वक्त मायरा के पीछे दरवाजे पे एक आदमी आके खड़ा हो गया। सर, माई सेल्फ जतिन, अकाउंट ऑफिस थे। दरवाजे पे खड़े सूट पहने आदमी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा, तो तू से जतिन? कम इन। जतिन गेट बंद करके कैबिन के अंदर आ गया। उसे मैनेजर के कैबिन में देख के मायरा समझ गई कि आज उसकी परेड निकलन आली से। डेस्क के उस तरफ बैठे अभिनव ने पहले उसके पूरे सूट ने देखा और फिर हाथ में पहनी महंगी घड़ी ने। नाइस वॉच, पर योर टाइम दिखावे से के। सॉरी सर, मैं कुछ समझा ना। जतिन काफी कंफ्यूज हो गया था। नहीं, अगर टाइम बतावे होती तो तन्ने पता होता ना कि कंपनी के अकाउंट में अब सिर्फ इतना कैश से कि वो 2 हफ्ते और गुजारा कर सके। अभिनव ने एक फाइल जतिन के सामने पटकते हुए कहा। मैनेजर, वो मैनेज हो जाएगा। जतिन की धड़कन तेज हो गई थी। उसने देखा कि अभिनव के पास वो फाइल्स भी पहुंच गई थी जो ना पहुंचनी चाहिए थी। अच्छा, कैसे होगा मैनेज? 5 करोड़ का माल बिका से, जिसमें ते सिर्फ 1 करोड़ ही आया से। बाकी के 4 करोड़ तू अपनी जेब ते देगा के। अभिनव अपनी चेयर ते खड़ा हो गया। मैरा भी उसकी ऊंची आवाज सुन के 2 कदम पीछे होगी। सर प्लीज गलत मत समझो। जतिन उसे समझाने लगा, पर अभिनव ने उसकी एक ना सुनी। शट अप, यू आर फायर्ड जतिन। सर प्लीज प्लीज फायर मत करो प्लीज। जतिन हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगा, पर अभिनव ने उस पर जरा सा भी रहम ना खाया। गेट आउट राइट नाउ, नहीं तो मैं गार्ड्स ने बुला लूंगा। अभिनव की फटकार सुनते ही सिसकते हुए जतिन ऑफिस से बाहर जाने लगा। पर फिर उसने महसूस करा कि इतने बड़े बिजनेस एम्पायर ने चढ़ावन के लिए टाइगर जैसा गरजना पड़ता से। कुछ सेकंड सोचन के बाद अभिनव की नजर मायरा पे पड़ी, जो एक कोने में सिमटी खड़ी थी। मायरा, राइट। मन ने एक सेक्रेटरी की जरूरत से, और अब साथ ही अकाउंटेंट की पोजीशन भी खाली से। दोनों के लिए ओपनिंग डाल दे और इंटरव्यू प्रोसेस भी स्टार्ट कर दे। ओके? श्योर सर, मायरा ने तुरंत अलर्ट होकर जवाब दिया।
वैसे तन्ने भी कुछ डिस्कस करना था ना? अभिनव ने पूछा। यस सर, एक्चुअली सेल्स टीम की कंप्लेंट से एक बड़ा क्लाइंट मिला से, पर उसे जितनी सप्लाई चाहिए उतने हमारे पास सीसीटीवी कैमरा ना से। मायरा ने धीरे से कहा। व्हाट डू यू मीन नहीं है? तो मैन्युफैक्चर करो ना। अभिनव ने नोटिस करा कि मायरा के होठों पे एक और प्रॉब्लम रेडी थी। सर, फंड्स ना से ना, हमें तुरंत लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लाइंट भी हाथ से गया तो कंपनी भी जाएगी। मायरा के मन में जो सच दबा था वो उसने हिचकिचाते हुए कह दिया। रिपोर्ट्स ने देखने के बाद अभिनव ने भी कंपनी की बुरी हालत समझ ली थी, पर लोन का नाम सुनते ही उसे थोड़ा अजीब लगा। लोन के लिए क्यों अप्लाई करना से, मैं हैंडल कर लूंगा। अभिनव की यो बात सुनते ही मायरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसे यो बात हजम न हुई कि यो नया मैनेजर इतने सारे पैसे कहां ते ले आएगा। दूसरी ओर अभिनव ने भी एहसास हो गया कि वो फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल गया था। तुम मने कल तक जितना भी अमाउंट चाहिए उसका एक एस्टिमेट बना के दे दियो, उसके बाद देखेंगे। अगर लोन के बिना कुछ हेल्प मिल पाए तो बेहतर होगा। अभिनव ने तुरंत अपनी गलती सुधार ली और वो अब ऑफिस से निकलना लग गया। मैरा उसे जाते हुए देख रही थी। उसे अपना यो नया मैनेजर कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था। अपनी गाड़ी लेके अभिनव अब सीधा उस लोकेशन पे पहुंच गया जहां अलाइना ने उसे बुलाया था। वो एक्चुअली एक सिनेमा हॉल था। सिनेमा हॉल की पार्किंग में पहुंच के जैसे ही अभिनव ने अपना गेट खोला तो कुछ ही दूरी पे उसे वैभवी भी गाड़ी से उतरते हुए नजर आई। उन दोनों की नजरें उसी पल एक दूसरे से टकरा गई थी। वैभवी जो पहले अभिनव ने देख के हैरान थी, अब उसकी खतरा गाड़ी देख के हंसन लग गई थी। अभिनव ने पता था वो क्यों हंस रही थी, इसलिए वो उसे इग्नोर करते हुए सिनेमा हॉल के एंट्रेंस के पास पहुंच गया था। उसे महसूस हो गया था कि वैभवी उसके पीछे पीछे आ रही थी और वो अकेली भी ना थी। के बाद से लोग आजकल सिनेमा हॉल में भी बाहर से खाना ऑर्डर करने लग गए से, देवेन ने अभिनव की ओर देख के हंसते हुए कहा। अभिनव उसका ताना समझ गया था, पर वो ना पलटा और सीधा अंदर जाने लग गया था। वैभवी और देवेन भी उसके पीछे पीछे आने लग गए थे। सिक्योरिटी सबकी टिकट चेक कर रही थी और अभिनव के पास वो ना थी, इसलिए वो साइड में जाके अलाइना ने फोन लगाने लग गया था। देवन ने उसे कोने में खड़ा नोटिस करा और फिर तंज कसा। टिकट काउंटर तो पीछे रह गया दोस्त। हाय अभिनव, काफी टाइम हो गया मिले हुए। नहीं, देवेन के हाथों में हाथ डाले वैभवी ने अभिनव को चिढ़ाते हुए कहा। काफी टाइम वैभवी। अभिनव ने एक सेकंड के लिए वैभवी की ओर देखा और फिर अपनी नजर फोन पे घुमा ली। अलाइना फोन न उठा रही थी, इसीलिए अभिनव अब उसे मैसेज कर रहा था। वैसे तेरी लाइफ कैसी चल रही है अनान्या सिंह के साथ शादी करके? वैभवी ने फेरते सवाल करा। अच्छी होगी डार्लिंग, देवन बीच में बोला। फिलहाल अनान्या ही तो इसे पाल रही है? ये सूट भी उसने गिफ्ट करा होगा, क्यों? बस इस बेचारे ने आज टिकट खरीदने की पॉकेट मनी देना भूल गई। अभिनव ने देवन की आंखों में देख के गहरी आवाज में कहा, ये सूट मैंने अपने पैसा से खरीदा से। ठीक है, खरीद लिया होगा देवेन। अकरम सर के यहाँ जॉब करता से वो, करता था, अब तो इसने नौकरी से निकाल दिया। वैभवी ने ताना मारा। अभिनव यो सुन के एक पल के लिए हैरान हो गया। उसे समझ ना आ रहा था कि सब लोगों ने उसकी नौकरी छूटने का इतनी जल्दी कैसे पता लग गया। इसी वक्त उसे अलाइना का मैसेज आ गया। ट्रैफिक में फंसे होने की वजह से उसे अभियान में थोड़ा टाइम लगने वाला था। चल डार्लिंग, हमारे शो का टाइम हो गया से, देवन ने घड़ी देखते हुए कहा। हाँ, पर हमारी टिकट? वैभवी ने पूछा। उसकी जरूरत ना से, पूरा हॉल बुक कर लिया मैंने। हम दोनों के अलावा कोई ना होगा शो में। देवन ने मुस्कुराते हुए वैभवी की ओर देख के कहा। फिर अपनी नजर उठा के अभिनव ने देखते हुए बोला, अभिनव, इस शो की तो फुल बुकिंग मैंने कर ली से, तो बेहतर होगा कि तू घर चला जा। पूछा किसी ने? हाँ, एक बात याद रख देवन, आज जो लड़की मेरे साथ जो कर रही है ना, कल तेरे साथ भी करेगी। इस पे पैसा बर्बाद करना बंद कर दे, अभिनव ने देवन पे चढ़ते हुए कहा। देवन यो सुन के गुस्से में आ गया। वो आस्तीन चढ़ा के अभिनव की कॉलर पकड़ने वाला था कि अचानक सूट पहने हुआ एक आदमी उनके पास आ गया। एक्सक्यूज मी, अगर आप लोगों ने लड़ाई करनी से तो प्लीज बाहर जाके करो,
सिनेमा हॉल का माहौल खराब मत करो, उस आदमी ने धीरे से कहा। तू कौन से? देवन ने उसकी ओर देख के पूछा। मैं सिनेमा हॉल का मालिक लोकेश खन्ना सू। उस आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना इंट्रोडक्शन दिया। देवन ने तुरंत अपनी नजर अभिनव की ओर घुमा दी और सारा इल्जाम उस पर डाल दिया। यो लड़का मन ने परेशान कर रहा से, इसके पास टिकट भी ना से। अभिनव देवन की ओर घूरने लग गया। उसे परेशान करना तो उन दोनों ने शुरू करा था, पर अब बात उल्टा घुमा दी गई थी। सर, टिकट ना से तो प्लीज बाहर जाइए, लोकेश ने कड़ी आवाज में अभिनव से कहा, जिससे अभिनव का खून खौल उठा। सब तक पहली बात तो यो है कि मैं इन्हें परेशान ना कर रहा सू, ये मन ने परेशान कर रहे थे। दूसरी बात, मैं बिना टिकट घुसना रहा सू, किसी का वेट कर रहा सू, अभिनव ने देवन की तरफ घूरते हुए कहा। इससे पहले कि लोकेश कुछ बोल पाता, वैभवी बीच में ही बोल पड़ी। तो वो बाहर जाके भी हो सकता से ना, मिस्टर अभिनव करवाल? एग्जैक्टली, यहाँ अंदर तो ऐसे खड़ा से जैसे इसका बाप का सिनेमा हॉल हो, ऊपर ते बदतमीजी अलग कर रहा से। देवन ने वैभवी की बात में बात मिलाई। अभिनव ने गुस्से में देवन की कॉलर पकड़ ली। देवन भी गुस्से में आके उसका गला पकड़ने ही वाला था कि अचानक लोकेश ने उसे पीछे धक्का देके अलग कर दिया। सर, ये क्या कर रहे हो आप? देवन ने अपने आप ने संभालते हुए कहा, मेरे सिनेमा हॉल के आगे लड़ाई ना। देवन को इतना कह के लोकेश अभिनव की तरफ मुड़ गया। आपे अभिनव घरवाल? जी, अभिनव ने कॉन्फिडेंट होके कहा। ये क्या चल रहा से? मैंने पूरा थिएटर बुक कर रखा से इस शो के लिए, और यहां आके ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हो? देवन लोकेश पे भड़क गया। एक सेकंड, कौन सा थिएटर? आज हमने किसी बाहर के कस्टमर के लिए पूरा थिएटर बुक ही ना किया से, लोकेश ने कहा। अरे, आज शाम को ही मैंने बुक किया से, ऐसे कैसे? सर, आज यो थिएटर किसी और के लिए ऑलरेडी बुक से। सर, गलती से बुकिंग होगी, बुकिंग कैंसिल हो जाएगी, और अगर आपका पेमेंट डिडक्ट होया होगा तो 1 वीक में रिफंड मिल जाएगा कॉम्पेंसेशन के साथ, ठीक है? किसके लिए बुक से हैं? मैं उससे डबल पैसे दे दूंगा, पर बुकिंग मेरी ही होगी, देवन ने चिल्लाते हुए कहा। देवन ने ऐसे चिल्लाते देख लोकेश एक पल के लिए उसकी तरफ मुड़ के देखने लग गया। जरूरत ना से, किसी और डेट पे आ जाइयो। उसने अपना चेहरा फिर से अभिनव की तरफ घुमा लिया। यो आपने ठीक ना करा से, आई विल सी यू इन कोर्ट। बहुत बुरा केस लगाऊंगा तुम्हारे सिनेमा हॉल पे। देवन गुस्से में उबल रहा था। जब लोकेश से सहा ना गया तो उसने कहा, चल निकल यहां ते, वरना यहीं तेरी पिच्चा बना दूंगा। निकल। ये बात सुन के देवन घबरा गया। इधर लोकेश ने अभिनव से पूछा, मिस्टर गरवाल, तुम, मेरा मतलब आप नंदिता का वेट कर रहे हो? लोकेश ने धीरे से पूछा। अभिनव उसके मुंह से नंदिता का नाम सुन के थोड़ा हैरान हो गया था। हां, पर आपने कैसे पता? अभिनव के सवाल का जवाब लोकेश ने सिर्फ एक मुस्कान के साथ दिया। सर, प्लीज मेरे साथ आओ। अभिनव थोड़ा कंफ्यूज होकर लोकेश के साथ अंदर जाने लग गया। सिक्योरिटी, उस बदतमीज कपल ने बाहर निकालो, ये कहते हुए लोकेश ने पास खड़े गार्ड ने ऑर्डर दिया। लोकेश का ऑर्डर सुनते ही वैभवी और देवन की आंखें फटी की फटी रह गईं। इससे पहले कि गार्ड अपनी जगह से हिलता, वो दोनों वहां से हुड़बुद्धि में निकल लिए। लोकेश भी अब अभिनव ने हॉल के अंदर ले आया था। अभिनव ने उस हॉल के चारों तरफ देख के समझ लिया था कि ये जरूर ही उस मूवी थिएटर का सबसे महंगा हॉल से। नंदिता तो यहां दिन में ही आने वाली थी मिस्टर गरवाल, पता ना वो अब तक आए क्यों ना। लोकेश ने डिम लाइट ऑन करके अभिनव की तरफ देखा, जिसके चेहरे पे एक सवाल तैयार था। आप अलाइना के असली नाम ने कैसे जानते हो? अभिनव के सवाल खत्म होते ही लोकेश धीरे से नजर नीचे करके आगे बढ़ के झुक गया। जैसे कि आप, मेरा मतलब तुम जानते हो टाइगर। आप कौन हो और क्या कहना चाहते हो? अभिनव का सवाल सुनते ही लोकेश एक कदम पीछे हो गया। उसने महसूस करा कि उसके सामने वाकई टाइगर खड़ा से। टाइगर, मन ने उस रात संजय सर ने मेरे साथ पार्टी में आने के लिए ना बोलना चाहिए था। लोकेश की यो बात सुन के अभिनव के चेहरे पे टेंशन और बढ़ गई। आप पापा ने कैसे जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूं, पर तू मन ने कैसे भूल गया? बचपन में चाचू चाचू कह के थकता ना था। लोकेश की बात खत्म होते ही अभिनव शॉक होके 2 कदम पीछे हो गया। उसके दिमाग में अचानक फ्लैशबैक चलने लग गया, जब वो अपने किसी अंकल के साथ दूसरी गाड़ी में बैठा था और उसके पिता पीछे चल रही तीसरी गाड़ी में आ रहे थे। अगर मैं जिद ना करता तो वो एक्सीडेंट भी ना होता।
सामने खड़े लोकेश की आंखें नम हो गई थी। अभिनव के मन में अभी भी वो सालों पुराना दृश्य ही चल रहा था, जिसमें लोकेश ने गोली लगने की वजह से गाड़ी कंट्रोल से बाहर जाके एक पेड़ से टकरा ली थी और लोकेश तुरंत ही बेहोश हो गया था। अभिनव में भी चोट लग गई थी और उसके सिर तक खून निकल रहा था, लेकिन उसने उस वक्त भी अपने पिता की ही चिंता हो रही थी। अब कुछ याद आया टाइगर? लोकेश ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा। और इसी वक्त पुराने हादसे की सोच में खोया हुआ अभिनव भी अपने होश में वापस आया। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, हाँ, मन ने याद आ गया। तू ही था वो आदमी जिसे मैं लोकेश चाचू कह के बुलाया करता था, और तेरी वजह से आज। सॉरी टाइगर, आई एम रियली सॉरी। आई नो ये सब मेरी वजह से होया था। दुनिया कहां ते कहां पहुंच गई, पर मैं आज भी उस रात में ही अटका पड़ा हूं। मने पता से पछताने तो कुछ ना होवेगा, पर मैं पछताने के सिवा और कर भी कह सकता हूं। मैं रियली सॉरी। लोकेश ने भारी आंखों के साथ अभिनव से ये सब कुछ बोला। अभिनव की आंख से भी एक आंसू निकल आया था। आपने इतने सालों में मने एक बार भी ढूंढने की कोशिश क्यों ना करी? अभिनव ने अपने आप ने संभालते हुए पूछा। लोकेश ने बोला, इतने सालों ते मैं दिन रात एक करके तने ढूंढने की कोशिश करी थी टाइगर, पर जब कुछ ना हाथ लग्या तो ऐसा लगन लग्या कि तेरे भी एक्सीडेंट के बाद गाड़ी के ब्लास्ट में मौत हो गई थी। काश हो जाती। अभिनव ने पलट के धीरे से बोला। उसके शब्द सुन के लोकेश फिर से उसके सामने आके झुक गया। ऐसा मत बोल टाइगर, तने जो सजा देनी हो मैं तैयार हूं, बस अपने आप ने अकेला महसूस मत कर। तेरा ये अंकल आज भी तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार से। अभिनव ने लोकेश ने झुकते हुए देख फिर से उसे उठाया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अगर कुछ भी करने के लिए तैयार से तो इस तरह झुक के मत। आप मेरे अंकल थे और आज भी हो। अब मन ने यह भी समझ आ गया से कि नंदिता ने यहां मिलने के लिए क्यों बुलाया था। अभिनव ने भी हल्की सी मुस्कान लाके बोला, जिस पे लोकेश मुस्कुरा के बोल पड़ा, तुम दोनों बचपन में एक दूसरे के बिना सांस भी ना लेते थे। इतने सालों बाद आज अचानक उसने मन ने फोन करके बोला कि टाइगर आ गया से, सीट खाली रखनी से। मैं भी 1 मिनट के लिए शॉक हो गया था। इसी वक्त थिएटर का गेट अचानक खुल गया। आप दोनों मेरे बिना ही सारी बात कर लोगे के? मीठी आवाज में शिकायत करते हुए अलाइना अंदर आ गई। उसके चेहरे पर आज अलग सी खुशी नजर आ रही थी। वक्त आने पर यह भी बता दूंगा दोनों ने, पर अब तू बता कि स्पेशल न्यूज देने के लिए यहां बुलाया से? अभिनव ने अलाइना की स्माइल नोटिस करते हुए पूछा। वेल, सबसे पहले तो मैं अंकल से तेरा रियूनियन करवाना चाहती थी, पर तुम दोनों की बात सुन के लगता है से वो ऑलरेडी हो चुका से, तो अब सीधा दूसरी बात पे आती हूं। मॉन्टी कल सुबह वापस आ रहा से, अलाइना ने अभिनव और लोकेश के पास आके बोला। ये खबर सुनते ही अभिनव के हाव भाव बदल गए। कल ही आ रहा है? वो तो 1-2 महीने बाद आने वाला था ना, अभिनव ने भौहें उठा के बोला। वो तो मन ने भी ना पता, पर तू अचानक इतना टेंस क्यों हो गया? तन्ने तो खुश होना चाहिए, उसके कल वापस आने थे, तन्ने भी कल ही सारी कंपनीज पे अपना हक मिल जाएगा, है ना? अलाइना ने नोटिस कर लिया था कि ये खबर सुन के अभिनव खुश ना होया था, जिससे वो थोड़ी कंफ्यूज भी हो गई थी। अलाइना, तने पता ना कंपनी में गद्दार से, उसे पकड़ने के लिए मने अभी भी नॉर्मल ही रहना पड़ेगा, अभिनव ने खुश ना होने की सफाई देते हुए बोला। हालांकि मॉन्टी के रिटर्न पे वो खुश क्यों ना था, इसके पीछे वजह कुछ और थी। अभिनव ने डर था कि कहीं मॉन्टी ने इस बात की खबर तो ना लगा ली हो कि टाइगर वापस आ गया है से, नहीं तो वो इस तरह अचानक क्यों आता। मने तो ये समझ ना आ रहा कि मॉन्टी एकदम थे कैसे वापस आ रहा से, अलाइना ने अपना सिर हिला के सोचते हुए बोला। इसमें समझने जैसा केस है, तू जाने से कितना मूडी इंसान से, जब चाहे जहां चाहे चल पड़ता से। अभिनव ने अलाइना के दिमाग में आ रहे डाउट ने पहले ही क्लियर कर दिया, ताकि उसे बाद में कोई शंका ना रहे। तो फिर अब क्या करना से? मॉन्टी के आने के बाद तू कंपनी के उस गद्दार ने कैसे पकड़ेगा? अलाइना ने अभिनव से आई कांटेक्ट करते हुए पूछा। अलेना ने मॉन्टी के आने की खबर दे दी थी, लेकिन अभिनव ना चाहता था कि वो अभी ही उसके सामने आ जाए। मॉन्टी भले ही आ रहा हो, पर तू मत बताना उसे कि मैं भी वापस आ गया सूं। अभिनव की बात सुनते ही अलेना और लोकेश दोनों शॉक्ड रह गए। तू यो के बोल रहा है?
वापस आने के बाद भी तन्ने कंपनी पे कंट्रोल ना चाहिए कि अभी भी मोंटी उसे संभाले? अलेना ने हैरानी से पूछा। हाँ, और वैसे भी टाइगर, मोंटी की लीडरशिप में हमारी ग्रुप की सारी कंपनीज बहुत बुरी हालत में हैं। लोकेश ने भी अलेना की बात में सपोर्ट करते हुए कहा। अभिनव लोकेश की बात सुन के उसकी तरफ देखने लग गया। वो कुछ बोल न रहा था, पर यो बात जरूर समझ गया था कि मोंटी ने बिजनेस चलाना ना आता। उसकी नई कंपनी इमेजिंग सिक्योरिटीज की दगमगाती हालत भी इस बात का सबूत थी। अभिनव, कुछ तो बोल। अभिनव ने चुप खड़ा देख अलाइना बेचैन हो रही थी। इधर अभिनव अपनी कही बात पे फिर से सोचने लग गया था। एक तरफ उसे अंडरकवर रह के अपने दुश्मनों से निपटना था, तो दूसरी तरफ उसे अपने ग्रुप की सारी कंपनीज के लॉस ने भी रोकना था। उसके लिए डिसाइड करना काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन इसी बीच अभिनव ने यो भी महसूस करा कि फिलहाल उसे अपने दिमाग ने शांत करने की जरूरत से। अपने पुराने अंकल से मिलना, एक्सीडेंट के बारे में सुनना, मोंटी का वापस आ जाना, इन सब बातों ने अभिनव के दिमाग ने जाम कर दिया था। उसे ठंडे दिमाग से सोचना था कि अब आगे क्या हो सकता से। टाइगर, अभिनव। अलाइना और लोकेश की एक और आवाज पे ही अभिनव ने उनकी तरफ देख के अपना मुंह खोला। हाँ, एक काम करो, जब वो आ जाए तो मन ने इन्फॉर्म कर दियो, तब देखते से। तेरा एटीट्यूड कब से ऐसा हो गया? तू तो हर एक कदम प्लानिंग करके चलता था ना? अलाइना ने पूछा। अभिनव ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, लिसन अलाइना, आई नीड टू रेस्ट एंड थिंक अबाउट इट। अलेना फिर से कुछ कहना चाहती थी, पर अब उसे समझ आ गया था कि अभिनव ने एक ब्रेक की जरूरत से। लोकेश ने भी ये बात समझ के बीच में कुछ ना बोला। वो तीनों अब एक साथ बिना कुछ कहे नजर नीचे करके खड़े थे। कुछ सेकंड बाद अभिनव ने उस चुप्पी को तोड़ दी। मैं अब निकलता सो, बाद में मिलते से, बाय। लोकेश और अलेना ने धीरे से सिर हिला दिया और अभिनव वहां से निकल गया। वो मूवी थिएटर से बाहर आ गया। उसका दिल भी भारी था और दिमाग पे भी प्रेशर था। ऐसी हालत में वो घर जाके अनन्या के परिवार की गालियां सुनने के मूड में ना था, इसलिए गाड़ी उठा के वो गुड़गांव की सड़कों पे घूमने लग गया। शाम तय रात हो चुकी थी और रात भी जल्दी आधी रात में बदलने वाली थी। गाड़ी में बैठा अभिनव यूं ही सोच रहा था कि वो मोंटी तक कैसे निपटे और उसकी सेक्रेटरी रानी ने कैसे पकड़े। फिर अचानक सड़क पे चलते हुए उसे एक छोटे से बस स्टॉप के पास दो लोग आपस में झगड़ा करते हुए दिखे। अभिनव थोड़ा आगे गया तो उसने देखा कि उनमें से एक लड़का था और एक लड़की। बहुत हो गया, आज तेरा जितना भी एटीट्यूड है सब निकाल दूंगा, लड़के ने लड़की ने पीछे धकेलते हुए चिल्लाया। शाम, अपनी हद में रह और मन ने तमीज से बात कर, और अगर तन्ने ना पता कि लड़कियों से कैसे बात करी जासे तो जाके अपनी मां ने बोल के वो तन्ने तमीज सिखा दे। लड़की भी उस लड़के से दूर होते हुए उस पर चिल्ला रही थी। वो एरिया थोड़ा सुनसान था, इसलिए दोनों की आवाज किसी ने सुनाई ना दे रही थी। मां ने क्यों बीच में लाई? ये कह के लड़का गुस्से में आके उस लड़की का गला पकड़ लिया। ये देखते ही अभिनव तुरंत अपनी गाड़ी से उतर के उन दोनों की तरफ भाग गया। छोड़ उसने। लड़के ने जैसे ही मुड़ के देखा तो अभिनव ने देख के हैरान हो गया। उस लड़की की भी जब सांस में सांस आई तो अभिनव ने देख के हैरान हो गई। अभिनव, तू? लड़की ने पूछा। चाहत, यो सब के हो रहा से? अभिनव ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा। फिर उसने उस लड़के ने भी देखा। वो लड़का भी अभिनव की नौ घूर रहा था। इतने में चाहत ने ना जाने के सूझा और वो सीधा अभिनव के पास जाके गले लग गई और बोली, अभिनव, यो लड़का मन ने परेशान कर रहा से, यो मेरे पीछे पड़ा होया से। बाबू, आई एम रियली सॉरी। मैं तेरे ते नाराज होके होटल ते निकल तो आई, पर मन ने ना पता था कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। आज के बाद तू जो कहेगा मैं वही करूंगी, पर प्लीज मन ने इससे बचा ले। चाहत के मुंह ते यो सब सुन के सिर्फ अभिनव ही ना बल्कि श्याम भी हैरान हो गया था। सब जानता सु मैं, यो आदमी कोई तेरा बॉयफ्रेंड ना से, श्याम ने कहा। चाहत ने जवाब दिया, श्याम, तने विश्वास क्यों ना हो रहा से? ही इज माई बॉयफ्रेंड और हम जल्दी शादी करन वाले से। अब प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर। माना कि पहले टुगेदर थे, पर अब हमारे रास्ते अलग हो लिए से। मैं अभिनव के साथ बहुत आगे निकल आई हूं। चाहत का जवाब सुनकर अभिनव हैरान हो गया। इतने में
चाहत ने अभिनव ने देख के आंख मारी तो सारा माजरा समझ गया चाहत नाटक कर रही थी। ऐसे में अभिनव ने चाहत ने दूर करया और शाम के पास आके बोला, अगर तूने मेरी चाहत ने आंख उठा के भी देखा तो आज जिंदा घर ना जाएगा, याद रख। जिस कॉन्फिडेंस के साथ अभिनव ने यो कहा, शाम ने उससे डर लगन लग गया। हालांकि वो अभी भी कन्विंस ना होया था कि अभिनव चाहत का बॉयफ्रेंड से, जिस बात पे उसने हंसी भी आ रही थी, वो बस चाहत से दूर होना चाहता था। पर उस छोरी के प्यार के आगे उस टाइगर की ताकत भी कमजोर पड़ रही थी। शाम ते यो नजारा देखा ना जा रहा था। वो गुस्से में अभिनव के पास आया और उसने मारने की कोशिश करने लग गया। इससे पहले कि वो अभिनव पे हाथ उठाता, अभिनव ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से मोड़ दिया। शाम ने एहसास हो गया था कि अभिनव ते पंगा लेन में उसकी जान जा सकती से। ऐसे में शाम गुस्से में जमीन पे थूक के अपनी गाड़ी की तरफ जान लग गया। इसी वक्त अभिनव ने भी चाहत ने दूर करया और शाम ने जाते देख के उस पे चिल्ला पड़ा, आज के बाद देख मत जाइयो, समझा ना। एक्सेलरेटर ने जोर से दबा के शाम वहां ते गायब हो गया। उसकी गाड़ी के वहां ते जाते ही उस सुनसान जगह पे सन्नाटा फिरते छा गया और इसी सन्नाटे के बीच दो लोग शर्म के मारे कुछ बोल भी ना पा रहे थे। कुछ सेकंड्स तक अपनी जगह पे खड़े रह के और इधर उधर देख के उसने बात पलटने की कोशिश करी। तन्ने, उसने तेरे पे हाथ तो ना उठाया ना? नहीं, तू सही टाइम पे पहुंच गया था। चाहत ने एक सेकंड के लिए अभिनव की तरफ देख के फिर से अपनी नजरें झुका ली। वो अभिनव ने थैंक यू बोलना चाहती थी पर उसे काफी शर्म आ रही थी। तन्ने घर छोड़ दूं? अभिनव ने धीरे से पूछा, जिसका जवाब चाहत ने हाँ में सिर हिला के दिया। वो अपनी गाड़ी की तरफ जान के लिए पलटा ही था कि तभी चाहत एक गहरी सांस लेके बोल पड़ी, थैंक यू अभिनव। उसका थैंक यू सुनकर अभिनव एक पल के लिए अपनी जगह पे ही थम गया। वो पलट के वेलकम बोलना चाहता था पर उसमें उससे नजरें मिलाने की हिम्मत ना थी। फिर गाड़ी की तरफ वापस बढ़ते हुए वो धीरे से बोलन लग गया, तन्ने यो जो भी करया ठीक ना करया। अभिनव की बात सुनते ही उसके पीछे पीछे आ रही चाहत हिचकिचाते हुए सफाई देने लगी। जो भी होया उसके लिए सॉरी। मैं बस उस शाम ने किसी भी तरीके से यहाँ से भगाना चाहती थी। चाहत की झुकी नजर देख के अभिनव के मन में अभी भी डाउट था। चाहत, सच सच बताना, उसने तेरे साथ कोई जबरदस्ती या चोट को ना पहुंचाई ना? देख, अभी भी टाइम से हम उसका पीछा करके उसने पुलिस के हवाले कर सकते से। अभिनव की उसके प्रति केयर देख के चाहत ने मन ही मन अच्छा लगा। उसने छोटी सी स्माइल के साथ नजरें ऊपर करके जवाब दिया, ना अभिनव, मैंने कहा ना, तू टाइम पे पहुंच गया था। अगेन थैंक यू सो मच। उसका कंफर्मेशन सुन के अभिनव भी एक फीकी सी स्माइल देके गाड़ी में बैठ गया। दूसरी तरफ एक कमरे में लाइट बंद करके और बड़ी स्क्रीन लगा के एक आदमी वीडियो गेम खेल रहा था। अचानक उसके कमरे का गेट खुला और अंदर आए शख्स ने उसका कंट्रोलर छीन लिया और जमीन पे पटक के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। डैड, क्या प्रॉब्लम से तने? तू है? यहां जानवरों की तरह पड़ा से और एक तरफ तेरी ही उम्र का वो टाइगर से जो तेरे जैसे जानवरों पे राज करने को तैयार से। उस आदमी ने लड़के का टी शर्ट पकड़ते हुए कहा, टाइगर? हाँ, टाइगर लौट आया से और इस बार यो मजाक ना से। टाइगर के लौट आने की बात सुनते ही उस लड़के के पैरन तले जमीन खिसक गई। वहीं उसका बाप दिग्पाल सिंह रावत अपने बेटे की तरफ देख के उस पे सारी उम्मीदें छोड़ता जा रहा था। दिग्पाल सिंह रावत ने फटकारते हुए अपने बेटे ने यो बता दिया था कि उनका कॉम्पिटिटर टाइगर वापस आ गया से। यो सुन के उसके बेटे की धड़कनें तेज हो गई थी। पर डैड, टाइगर अचानक ते कैसे और कहां ते आ गया? इतने सालन तक कहां था? अपने बेटे का सवाल सुनते ही दिग्पाल ने जेब से फोन निकाल लिया। जहां भी था, पर इतना जरूर से कि तेरी तरह इन फालतू चीजन में अपना टाइम बर्बाद ना कर रहा था। यो फोटो देख। दिग्पाल ने अपने फोन में उसे वो फोटो दिखाई जो ईशांत लेके आया था। उस फोटो ने देखते ही उसके बेटे ने भी अंदाजा लगा लिया था कि टाइगर उनके लिए कितना बड़ा खतरा से। अब वो नर्वस होके अपने बेड पे सीधा बैठ गया और कुछ सोचने लग गया। उसके पास में दिग्पाल भी आके बैठ गया और उसने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा,
देख बेटा, तूने वीडियो गेम खेल खेल के बहुत मौज ले ली से, और अब सीरियस हो जा, क्योंकि अब असली गेम शुरू हो गया से। अपने पिता की बात सुन के उस लड़के ने धीरे से उनकी तरफ देखा और थोड़ा डरते हुए अपना सिर हिला दिया। उसे समझ आ गया था कि वो अब ऐसी जंग में से जिसके लिए उसने कभी तैयारी भी ना करी थी। दूसरी तरफ गाड़ी में चाहत के सवाल खत्म ही न हो रहे थे। तुम्हारे एब्स हैं कि अभिनव? अब ना एब्स, 6 पैक एब्स, जैसे फिल्मन में हीरो के होते हैं पर दिखते ना है। अभिनव को उसका ये सवाल थोड़ा अजीब लगा। चाहत भी जवाब सुन के हंस पड़ी और बोली, इसका मतलब ना है ना? अभिनव भी हंस के बोल पड़ा, तुम जैसा समझो। कुछ सेकंड की चुप के बाद चाहत ने अभिनव के सामने एक प्रपोजल रख दिया। कहो तो इस वीक ते दोनों जिम ज्वाइन कर लेते हैं। उसका ये प्रपोजल सुनते ही अभिनव ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। वो मन ही मन सोच भी रहा था जिम ज्वाइन करने का, और अब चाहत ने उसके लिए बोल भी दिया था। हालांकि फिलहाल अभिनव के हाव भाव देख के चाहत ने सोचा कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अगर जिम का मूड ना हो तो एटलीस्ट साथ में डिनर तो कर ही सकते हैं। तुमने आज मेरी हेल्प करी है से, तो उसके बदले में एक ट्रीट। अभिनव ने उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखा और धीरे से बोला, ट्रीट तो तुम मन ने दे चुकी हो। अभिनव की इस फ्लर्टिंग पे चाहत काफी शर्मा गई और सिर घुमा के खिड़की के बाहर देखने लगी। अभिनव ने भी अपनी नजर आगे कर ली और थोड़ा स्ट्रिक्ट होके बोला, आज जो भी होया यो बात यहीं खत्म होनी चाहिए। अगर गलती ते भी बाहर आ गई तो हम दोनों बुरे फंस जाएंगे। चाहत ने सिर हिला के हां कर दी। उसे भी पता था कि अगर किसी ने भी इस सब की भनक भी लग गई तो उन दोनों के साथ साथ अनन्या के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वैसे तुम्हें लगे से श्याम अभी भी इस दिखावे ते मान गया होगा। I mean, कहाँ वो एक अमीरजादा और मैं एक फटीचर? अभिनव ने माहौल हल्का करने के लिए हंसी में पूछा। चाहत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और स्माइल करते हुए बोली, फटीचर लोग भी आजकल लग्जरियस सूट पहनने लगे हैं। जस्ट जोकिंग। वैसे भी कपड़ों से कुछ फर्क ना पड़ता, इंसान का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और तुम्हारा बिहेवियर तो काफी बढ़िया से, शाम ते तो लाख गुना बेहतर। अभिनव ने चाहत की इस बात में कई मतलब देखे, इसलिए वो समझ ना पाया कि कैसे रिएक्ट करे। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद उसने धीरे से जवाब दिया, काश अनन्या भी मेरे लिए ऐसा ही सोचने लगे, प्रॉब्लम्स वैसे ही कम हो जाएंगे। अभिनव की इस बात पे चाहत की फिर तेज हंसी छूट गई। अनन्या फिलहाल तो तुमसे नफरत करती से, पर आगे का पता ना। एक बात से वो शुरू ते काफी जिद्दी रही से, मैं उसे बचपन ते जानती हूं। एक बार अगर उसके दिल में किसी के लिए नफरत घुस जासे तो बस घुस जासे, और फिर तुमने उसके साथ जो किया। इससे पहले कि चाहत अपनी बात पूरी करती, अभिनव ने बीच में कहा, उस रात हम दोनों के बीच कुछ भी ना हुआ था। यो सुनते ही चाहत हैरानी ते अभिनव ने देखने लगी। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।